राम राम नमस्कार आप सभी को। कैसा रहे कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि जिस क्लाइंट कॉल बिजनेस डील या सेल्स लीड को आप मैच्योर करने की सोच रहे हैं वो आपको मिलेगी या कोई और ले उड़ेगा, वो भी बिना किसी सनशाइन हॉरोस्कोप राशिफल या कुंडली देखे। जी हाँ, मैं कोई राशिफल हॉरोस्कोप या मुहूर्त राहुकाल की बात नहीं कर रहा। कैसा रहे कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आज आप जिस डिस्प्यूट विवाद के कॉम्प्रोमाइज निपटारे के लिए राउंड टेबल मीटिंग करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से या अपना कोई काम निकलवाने जा रहे हैं, तो उसका फैसला आपके फेवर में होगा या सामने वाला आप पे भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, कैसा रहे कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि जिस व्यक्ति या पार्टी से आप पैसे की कोई डील करने वाले हैं या कोई अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा या सामने वाले का पल्ला भारी रहेगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आज से 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, कुछ हफ्ते या महीनों सालों बाद भी फ्यूचर में कितने भी लंबे समय तक अपनी लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इवेंट, पर्सनल एंड फाइनेंशियल डिस्कशन के डिसीजन, इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डिस्कशन, कोई भी ऐसा फैसला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता हो, उसको लेने के लिए आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है या बुरा, और उससे कैसे मैक्सिमम इनकैश करना है वो भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए मैंने ऐसा दिन चुन लिया जो मेरा पूरा दिन ही खराब जाना था, इससे अच्छा मैं कोई और दिन चुन लेता। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली अपने खुद के लिए ऐसा ही आने वाले समय का अच्छा या बुरा दिन आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नक्षत्र और शास्त्रों की ऐसी एक विद्या होती है जिससे हम सालों पहले से कितने भी लंबे समय तक का इसे हम पहले से ही अपने लिए जान सकते हैं कि वो दिन हमारे लिए कैसा रहने वाला है, और फिर जिससे ऐसी नौबत ही ना आए कि हम अपना खराब दिन का चुनाव किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए करें। और इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास अपना एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं है, वो लोग भी आज इस वीडियो में बताए जाने वाले इस कैलकुलेशन को जान पाएंगे कि चंद्रमा और नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल एक ऐसी कैलकुलेशन जो आपके इन सभी तरह के सवालों का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, नक्षत्रों और चंद्र राशि के कंबाइंड कैलकुलेशन की एक ऐसी 100% शास्त्रोक्त विद्या आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, रवि वर्मा एस्ट्रोन यूट्यूब चैनल पे मेरा नक्षत्र का पहला ट्यूटोरियल वीडियो है जो न केवल एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए सूटेबल है, बल्कि जिसको ज्योतिष का कैसा भी कोई भी ज्ञान नहीं है, जो थोड़ा सा भी एंड्रॉयड फ़ोन या इंटरनेट चलाना जानता है, वो व्यक्ति भी आज इस वीडियो में बताई जाने वाली कैलकुलेशन से जान सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। इसीलिए वीडियो हर किसी के लिए फ्रूटफुल है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों, 27 नक्षत्र की इस नव तारा चक्र विद्या को जानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसे चंद्र राशि के साथ कैसे अलाइन करके अपनी लाइफ स्टाइल पे इसे अप्लाई करना है, यूज करना है, और इससे कैसे बेनिफिट बनाना है, इसको बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता। इसे बनाने के लिए हमें 2 टूल की ज़रूरत होती है, और ये टूल होते हैं हमारे जन्म समय का चंद्रमा का कौन सा नक्षत्र चल रहा था और चंद्रमा कौन सी राशि में गोचर कर रहा था, जो आपको इंटरनेट में किसी भी फ्री पंचांग वेबसाइट या फ्री कुंडली ऐप से आसानी से मिल जाते हैं। एस्ट्रोसेज में जा करके अब नीचे देखेंगे तो एक दैनिक पंचांग का ऑप्शन होता है, वहां पे आप कोई भी डेट डाल करके उस डेट का पंचांग आप खोल सकते हैं, और वहां से आपको उस डेट का चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई पंचांग या कुंडली का ऑलरेडी कोई ऐप है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आजकल जगन्नाथ हो रहा है, एस्ट्रोसेज थोड़ा ज्यादा चलन में है, या फिर अगर आपके पास बनी बनाई कुंडली है तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा इसको निकालना कैसे है। गूगल पर जाकर आपको अपनी एक्यूरेट बर्थ डेट मंथ ईयर टाइप करके स्पेस कर देना है। ध्यान रखिए, इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली डेट मंथ ईयर ही काफ़ी होता है। स्पेस देखिए, पंचांग करके आप एंटर कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, गूगल पर हमने एक बर्थ डिटेल डाली, 10 अप्रैल 1982, स्पेस देके पंचांग मैंने टाइप कर दिया है, और एंटर करते ही कुछ अलग अलग वेबसाइट के लिंक हमको दिख रहे हैं। इसमें ये दृक पंचांग वाला जो हमें दिख रहा है, हम इसे खोल लेते हैं। ये पंचांग का पेज हमारा, अब देखिए दृक पंचांग का खुल गया है। अब इसमें से हमें सिर्फ 2 चीज़ें कलेक्ट करनी है। पहला, आपके जन्म के समय चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा था, और दूसरा, चंद्रमा उस दिन कौन सी राशि में था, जिसे हम मून साइन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उस तारीख पर स्वाति नक्षत्र उस दिन 4:19 तक था, और अगर आपको लगता है कि आपका जन्म 4:19 से पहले उस दिन हुआ था तो आप स्वाति नक्षत्र पिक कर लेंगे, और अगर आपको डाउट है कि 4:19 के बाद हुआ था तो स्वाति नक्षत्र के आगे वाला विशाखा नक्षत्र आप लोग पिक कर लेंगे।
और यही चीज़ आपको चंद्र राशि पे भी अप्लाई करनी है। जैसा कि मून साइन हमें इसमें दिख रही है, तुला राशि आपको स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। बस आपको 2 रूल चाहिए थे, वो अब आपको मिल चुके हैं। अब आप इन दोनों को एक पेपर पे नोट करके साइड में अलग से रख लीजिए। अब आप लोगों को दूसरे पेपर पर पेन और रूलर से या फिर कंप्यूटर की एक्सेल शीट पे भी आप कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा ईज़ी होता है। पहले आपको मैं नक्षत्रों को कैसे कंप्लीट करना है वो बता रहा हूँ, फिर चंद्र राशि से कैसे अलाइन करेंगे वो बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है जो स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो चुका होगा अब तक। इसमें आप पेन पेपर से भी बना सकते हैं और एक्सेल शीट पे भी बना सकते हैं। 9 छोटे-छोटे वर्टिकल लाइन्स कॉलम बने हुए हैं इसमें आपको ऊपर से नीचे की ओर, जो हॉरिजॉन्टल में 4 लंबी-लंबी लाइन कॉलम के रूप में आपके सामने दिख रही होगी। बिल्कुल इस तरह का आपको एक टेबल बनाना है, जिसमें पहली लाइन में सबसे ऊपर की हेडलाइन में कॉर्नर में देखिए सबसे पहले कॉलम में ऊपर आपको दिख रहा होगा इस तरह से जन्म। जैसा कि आपको इस टेबल पे पहला जन्म की हेडिंग दिख रही है। उसके बाद अगले कॉलम में आगे वाले में आपको दिख रहा होगा संपत। संपत के बाद अगले कॉलम में विपत, उसके बाद शेम, उसके अगले कॉलम में प्रतिहारी, देन साधक और लास्ट में 2 कॉलम में मित्र और अतिमित्र। दोस्तों, क्योंकि ये वन टाइम बनाने जाने वाली चीज़ है और फिर लाइफ टाइम हमारे काम आती है, इसीलिए इसको बनाने में कोई जल्दबाजी या गलती मत कीजिएगा। वीडियो को चाहे तो बार बार ध्यान से देख लीजिएगा, बस इसमें गलती मत कीजिएगा कोई। सबसे ऊपर पहली लाइन के कॉलम में आपको दिख रहा होगा जन्म। बिल्कुल इस जन्म के हेडिंग के नीचे वाले पहले कॉलम में आपको वो नक्षत्र लिख देना है जो हम लोगों ने पंचांग की वेबसाइट से निकाला था। कौन सा नक्षत्र हम लोगों ने पिक किया था? स्वाति नक्षत्र। लेकिन आप लोग स्वाति नहीं लिखेंगे, आप लोग अपनी बर्थ डिटेल से निकाल करके जो जो आपका जन्म का नक्षत्र है वो उसमें डाल देंगे। आप लोग अपनी अपनी बर्थ डेट, मंथ, ईयर से निकाले हुए नक्षत्र को बिल्कुल जन्म के नीचे वाले कॉलम में, इस सबसे पहले कॉलम में आपको लिख देना है। जहां इस वीडियो में आपको स्वाति दिख रहा है, वहां पर आपको अपना नक्षत्र लिख देना है। इसके बाद अब आपको एक नई लिस्ट दिख रही होगी जिसमें हमारे 27 नक्षत्रों के नाम हैं। ये सभी 27 नक्षत्रों के नाम आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, अदरवाइज ये सामने तो आपको दिख ही रहे हैं। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये इसी ऑर्डर में आपको हमेशा रखने हैं। इनका ये ऑर्डर बिल्कुल फिक्स होता है, इसलिए आगे पीछे नहीं होते। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये हमारे पूरे 27 नक्षत्र हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें लिखना किस तरह से है? अब इसमें जो हमने सबसे ऊपर जन्म का नक्षत्र लिखा है, उसी के बाद जो भी नक्षत्र आपको 27 नक्षत्रों की लिस्ट में दिख रहा है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में उसके बाद का नक्षत्र उसके अगले कॉलम में आपको लिख देना है। जैसे कि हमारा जन्म का नक्षत्र था स्वाति, तो स्वाति के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? विशाखा। तो हमने संपत के कॉलम में विशाखा लिख दिया। उसके बाद सबसे ऊपर वाले कॉलम में ये भी लिखना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले कॉलम में हमारा है विपत। विपत की लाइन में कौन सा नक्षत्र आएगा? विशाखा के बाद अनुराधा, हमने अनुराधा नक्षत्र लिख दिया। फिर शेम की हेडलाइन में जो अगला नक्षत्र आता है हमारा अनुराधा के बाद, वो होता है ज्येष्ठा। एंड देन सो ऑन ऑल 27 नक्षत्र बिल्कुल सिमिलरली। ध्यान से देख लीजिए इसको, आप इसी तरह से आपको अपने नक्षत्रों को इसमें लिखना है। अब इस तरह से पूरे 27 नक्षत्र का टेबल जब हम फिल कर लेंगे तब आपको बिल्कुल इसी तरह से दिखेगा। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि विपत, प्रतिहारी और वध के कॉलम के नक्षत्रों को रेड कलर से मार्क किया गया है। आप भी अपने तारा चक्र में विपत, प्रतिहारी और वध के तीनों नक्षत्रों को रेड कलर से मार्क कर देंगे। चाहे तो 9 नक्षत्रों को आप रेड कलर के पेन से ही लिख दीजिए। और अब ये हमारा नव तारा चक्र तैयार हो गया। अब इस टेबल को आप बिल्कुल एक तरफ सेव करके साइड में रख दीजिए संभाल के, क्योंकि अभी इसको 100% यूटिलाइज करने के लिए हमें एक और टेबल बनाना है चंद्र राशि का, तो इसीलिए इसको सेव करके बिल्कुल अलग रख दीजिए। अब उसके लिए हम चलते हैं दूसरे टेबल की तरफ, जिसके लिए हमें ज़रूरत है हमारी चंद्र राशि की। वही चंद्र राशि जो गूगल पे अपनी बर्थ डिटेल डाल के पंचांग की वेबसाइट से हम लोगों ने निकाली थी, लेकिन आप लोग अपने जन्म के समय की चंद्र राशि जो निकाली है उसको अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाली सबकी नहीं है, सबकी चंद्र राशि अलग अलग होती है। अब दोस्तों, सामने स्क्रीन पे आपको 12 राशियों के नंबर दिख रहे होंगे नाम के साथ, जो बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको अलग से एक पेपर पे नोट करके रख लेनी है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि ये जो राशियों के नाम आपको दिख रहे हैं ये इसी नंबर के साथ रखिएगा।
जैसे सबसे ऊपर 1 नंबर की राशि हुई मेष, दूसरे नंबर की राशि हुई वृषभ, तीसरे नंबर की राशि हुई मिथुन, चौथे नंबर की राशि हुई कर्क, फिर उसके बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ध्यान रखिएगा, ये राशियां हमारी जन्म कुंडली में लिखी नहीं होती, सिर्फ इनके नंबर लिखे होते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए किस नंबर की कौन सी राशि होती है, जैसा कि आपको लिस्ट में दिख रहा होगा। अब आपको अपने जन्म के समय की जो भी चंद्र राशि है उसको अंडरलाइन या मार्क कर देना है, और फिर उस चंद्र राशि को काउंट करते हुए उस चंद्र राशि से चौथे, छठे, आठवें और 12वें नंबर की राशि को सर्किल से मार्क कर लेना है। एक पेपर पे आप चाहे तो अलग से नोट करके भी रख सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि इसे करते कैसे हैं। जैसे कि हमारी जो चंद्र राशि थी वो थी तुला, लेकिन आप लोग अपनी अपनी चंद्र राशि निकालेंगे तो उसमें भी सेम चीज बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई करेंगे। तो तुला राशि को काउंट करते हुए चौथे नंबर की हमारी राशि हुई मकर, हो सकता है आप लोगों की कोई और हो। छठे नंबर की राशि हुई मीन, आठवें नंबर की राशि हुई वृषभ और 12वें नंबर की राशि हुई कन्या। आप लोग अपनी अपनी राशियां इस तरह से निकाल लेंगे। कुल मिला के चंद्रमा से चौथे, छठे, आठवें और 12वें नंबर की राशि हमें पता होनी चाहिए। ये चारों राशियां एक पेपर पे आप नोट करके रख लेंगे। जैसे इसमें तुला राशि के लिए बन रही है मकर, मीन, वृषभ, कन्या। दूसरे टेबल के हमारा ये तैयार हो चुका है। हमारे 2 टेबल हमें बनाने थे, अभी दोनों टेबल हमारे तैयार हो चुके हैं। जो एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हैं वो भावों से भी काउंट करते हुए निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने एक कुंडली का प्रारूप दे दिया है। और इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जिन्हें बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है वो आराम से हाउसेस को काउंट करके निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे दोनों टेबल तैयार हो चुके हैं। अब जानते हैं कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है और अपनी डेली लाइफ स्टाइल रूटीन में से अप्लाई करके इससे मैक्सिमम कैसे बेनिफिट बना के इनकैश करना है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि चंद्रमा हर 56 घंटे में अपनी राशि बदलता है और हर रोज चंद्रमा तकरीबन 22.5 से 24 घंटे तक एक नक्षत्र में संचरण करता है। गर्मी सर्दी में कुछ घंटे आगे पीछे हो जाते हैं। और ये जानने के लिए कि चंद्र किस डेट या तारीख पर कौन से नक्षत्र या राशि में होगा, उसको जानने के लिए हम बिल्कुल उसी तरह से गूगल के थ्रू जिस दिन अपनी बर्थ का डेट, मंथ, ईयर हमने डाला था, वैसे ही आपको जिस डेट का भी ये जानना है, चाहे वो पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, आप वेबसाइट के थ्रू भी जान सकते हैं या फिर किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप के थ्रू भी। जैसे कि देखिए, आपको एस्ट्रोसेज का पेज दिख रहा है। आपने एस्ट्रोसेज के पेज में गए, थोड़ा नीचे गए, यहाँ पंचांग का ऑप्शन दिख रहा है। पंचांग के ऑप्शन पे जैसे ही टाइप करेंगे, यहाँ डेट वाला ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप जो भी डेट टाइप करेंगे उस डेट का पंचांग खुल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि में था और कौन से नक्षत्र में था। तो दोस्तों, ये तो हमने डिटेल निकाल ली। अब इसे यूज कैसे करना है, सबसे पहले जान लीजिए कि हर वो दिन जब चंद्रमा ऐसे नक्षत्रों में गोचर करता है जो विपत, प्रतिहारी और वध के नक्षत्रों में से कोई एक होता है। देखिए, 9 नक्षत्र होते हैं ना, इनमें से कोई गोचर में चंद्रमा विचरण करता है और चंद्रमा चंद्र राशि से हमारे चौथे, छठे, आठवें, 12वें भाव में जब संचरण करता है तो ऐसे दिन जनरली हमारे लिए अच्छे नहीं जाते। इसीलिए अपने सभी इंपॉर्टेंट काम, मीटिंग, इवेंट, ट्रैवलिंग एंड ट्रिप्स या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस दिन पर हमें नहीं करना चाहिए, इसे पोस्टपोन करना चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा कोई दिन पड़ रहा है जब आपका नक्षत्र विपत, प्रतिहारी और वध के रेड कलर से मार्क किए 9 नक्षत्रों में उस दिन चंद्रमा है और चंद्रमा आपकी चंद्र राशि से चौथे, छठे, आठवें, 12वें नंबर की राशि में गोचर कर रहा है, तो आप हो सके तो अगले किसी सूटेबल दिन पे से शिफ्ट कर दीजिए अपने काम को, वरना उस दिन आपको प्रॉफिट शायद उतना ना हो। ऐसी अवस्था में सभी इंपॉर्टेंट काम, डिसीजन, मीटिंग हमें ऐसे दिन पे पोस्टपोन करने चाहिए जिस दिन हमें ऐसा नक्षत्र मिल रहा हो जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती हुई प्रकृति हो। उसको भी हम आगे जानेंगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। अगले दिन या मैक्सिमम 2 दिन बाद हमें कोई ना कोई सूटेबल नक्षत्र मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रायः देखने में आता है ऐसे दिन व्यक्ति का बहुत ही बुरा और खराब जाता है। ऐसी अवस्था में हमें अपने इंपॉर्टेंट काम या कोई भी रिस्क लेने से बचना चाहिए और किसी ऐसे दिन का चुनाव करना चाहिए जो हमारे लिए इतना बुरा ना जा रहा हो। अब ये करेंगे कैसे, ये जानेंगे कैसे कि हमारे लिए वो जाएगा, वो भी बताऊंगा। इससे पहले लेकिन एक छोटा सा ट्रायल कर लेते हैं जिससे आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप लोग सबसे पहले कोई भी ऐसा दिन याद कर लीजिए, सब लोग अपना अपना याद कर लीजिए जो आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ हो या जब आपसे ज़िंदगी का कोई बहुत गलत डिसीजन हो गया हो। उस दिन का पंचांग अभी खोल लीजिए और उस दिन का
अपना नक्षत्र और केवल चंद्र राशि देख लीजिए। आपको अपने तारा चक्र के यही जो रेड कलर से मार्क किए हुए जन्म के बाद जो है, संपत के बाद जो है विपत, प्रतिहारी और ये जो आपका वध का नक्षत्र है, इन्हीं में से कोई नक्षत्र मिल जाएगा, और या फिर चंद्रमा आपके चंद्र राशि से चौथे, छठे, आठवें, 12वें नंबर में गोचर करता हुआ मिल जाएगा। आप तुरंत इस तरह से उस डेट की तारीख का पंचांग निकाल करके, किसी भी वेबसाइट या कुंडली से निकाल करके ये पहले से ही जान सकते हैं कि चंद्रमा उस दिन कौन से नक्षत्र और राशि में गोचर कर रहा है। इससे आपकी दो चीज़ें होंगी, आप एटलीस्ट अलर्ट हो जाएंगे अपने दिन को किस तरह से मैनेज करना है। स्पेशली एक बात कहूँगा, विपत का नक्षत्र थोड़ा ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो दोस्तों ये तो हुई निगेटिव बात। अब जानते हैं कि इस तारा चक्र चंद्र राशि के कॉम्बिनेशन से हमें फ़ायदा कैसे उठाना है। और ये जो सारे नक्षत्र जो रेड कलर से मार्क नहीं किए हैं, ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं, जो पॉजिटिव नक्षत्र हैं, ये फ्यूचर प्लानिंग में हमारे किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फ्यूचर में किसी बड़ी डील या इंपॉर्टेंट काम के लिए, या किसी बड़े बिजनेस प्रपोजल के लिए, या किसी भी तरह से किसी व्यक्ति से कोई काम निकलवाने के लिए आपको जाना है, ठीक है। तो आप पंचांग की वेबसाइट या एस्ट्रोलॉजी ऐप द्वारा उस दिन पे पड़ने वाले चंद्रमा की राशि और नक्षत्र को देखेंगे, और आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस तरह का आपका काम है उस तरह के नक्षत्र के साथ वो चीज़ कितना मैच हो रही है। अब इसको जानने का बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको सारे ये जो हमारे नक्षत्र दिख रहे हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहारी, सबकी प्रकृति आपको बता रहा हूँ, उससे आप खुद अपना मैच करके निकाल सकते हैं। दोस्तों ये नक्षत्र जो हमारे सामने दिख रहे हैं, ये अलग अलग तरह के पॉजिटिव रिजल्ट और बेनिफिट देते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जन्म का नक्षत्र। जन्म के जो तीनों नक्षत्र हैं, ये जनरली हमारे लिए खराब नहीं जाते और ना ही इनकी दशाएं खराब जाती हैं। लेकिन जिस तारीख पे जन्म का नक्षत्र होता है वो बहुत ज़्यादा ना तो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, ना बहुत ज़्यादा खराब होता है। आप ये कह सकते हैं कि मिला जुला सा दिन होता है, ठीक है। इसीलिए आप ऐसा कोई काम जो आपको लगता है मैनेज कर सकते हैं, उस दिन के लिए आप इस दिन का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। अब जन्म के नक्षत्र के बाद जो अगला आपको दिख रहा है वो होता है संपत का नक्षत्र। ये बहुत ही फ्रूटफुल नक्षत्र होते हैं। संपत के ये तीनों नक्षत्र समृद्धि, संपत्ति, सफलता और किसी भी तरह के बेनिफिट दिलाने वाले नक्षत्र होते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार की प्राप्ति या उपलब्धि कराने में सहायक होते हैं। जनरली जिस भी दिन संपत के तीनों नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र होता है, कोई ना कोई हमें बड़ा बेनिफिट या छोटा कोई ना कोई एडवांटेज जरूर दे के जाता है। लेकिन इसमें चंद्र राशि का जो फैक्टर होता है, चंद्रमा चंद्र राशि से चौथे, छठे, आठवें, 12वें नंबर वाला, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उसको भी साथ लेके चलना है। तो मान लीजिए कि आपको किसी पार्टी से कोई पेमेंट लेनी है या कोई सपोर्ट लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में आप संपत के नक्षत्र या फिर मित्र या अतिमित्र के नक्षत्र वाले दिन पेमेंट लेने जाना या कोई डील करने जाना या किसी से अपना कोई काम निकलवाने जाना आपके लिए फायदा होता है, क्योंकि ये नक्षत्र हमारे लाभ देने वाले होते हैं, हमारे सपोर्टिव होते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो चंद्र राशि है वो उस दिन का जो हमारा गोचर है वो इसके साथ कितना मैच हो रहा है, क्योंकि जब दोनों साथ होते हैं तभी हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। मान लीजिए संपत का या मित्र अतिमित्र का नक्षत्र पड़ रहा है, लेकिन चंद्रमा चंद्र राशि से 12वें में है, छठे में है, 8वें में है, तो उतना बेनिफिट नहीं होगा, फिर प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा। ऐसी अवस्था में आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए इसको भी साथ लेके चलें। अब आते हैं अगले नक्षत्र की तरफ। विपत के नक्षत्र जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विपत का जो नक्षत्र है ये समस्या, तकलीफ, अनिष्ट और संकट, दुर्भाग्य का सूचक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दिन हमारे अच्छे नहीं जाते, तो इस दिन जो है जनरल स्ट्रगल से हमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ता है। कोई ना कोई अनवांटेड प्रॉब्लम भी ऐसे में देखने को मिलती है। विपत के नक्षत्र के आगे वाला जो आपको नक्षत्र दिख रहा है वो है शेम का नक्षत्र। शेम कुशलता, स्वास्थ्य की चीज़ों को दिखाने वाले होते हैं। ये बेसिकली बेटरमेंट और बैलेंस को दर्शाता है। जैसे किसी भी दिन शेम का नक्षत्र पड़ रहा है तो जनरली वो दिन हमारे लिए ओके ओके जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि विपत के नक्षत्र में जो नुकसान हुआ होता है या जो समस्याएं आती हैं, एक तरह से डैमेज कंट्रोल का जो नक्षत्र होता है वो हमारा शेम का होता है। शेम के बाद जो अगला नक्षत्र आपको दिख रहा है प्रतिहारी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पलटवार करने वाला नक्षत्र होता है, ये पलटवार को दर्शाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा,
अगर आपका कोई विवाद, झगड़ा, डिस्प्यूट या किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज निपटारे के लिए राउंड टेबल मीटिंग करने जाने वाले हो और उस दिन प्रतिहारी का नक्षत्र हो, तो आप उस दिन को बिल्कुल भी कभी चूज मत करिएगा। कोई दूसरे दिन का चुनाव करना ही आपके लिए ठीक होगा। चाहे भले आप किसी से कोई काम भी निकलवाने वाले हो, स्पेशली वो व्यक्ति जिससे आप काम निकलवाने वाले हैं, अगर आपको 1% भी लग रहा है आपके प्रति एंटी है, तो इस दिन का चुनाव बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा बनती हुई बात भी बिगड़ सकती है। मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगा, इसमें भी चंद्रमा का वो जो चंद्र राशि से चौथा, छठा, आठवां, 12वें वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होगा। प्रतिहारी के बाद आते हैं साधक के नक्षत्र। साधक के नक्षत्र कुशलता, निपुणता, प्रभावशाली और थोड़ा बहुत संपन्नता के भी सूचक होते हैं। इन साधक के नक्षत्र में आप नेगेटिव चीजों को भी थोड़ा हद तक साध लेने में सक्षम होते हैं। मतलब काफी हद तक ये जो है ऐसा नक्षत्र होता है जो आपके लिए कई तरह से सपोर्टिव चीजों को जो है बैलेंस करने में पूरी तरह से आपके साथ मिलकर खड़ा होता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि साधक के दिनों के नक्षत्र में आप मिले जुले से उत्तमता के परिणाम आप प्राप्त करते हैं। यह मित्र और अतिमित्र के नक्षत्र, ये बिल्कुल संपत जितने ही हमारे लिए अच्छे नक्षत्र होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं संपत के नक्षत्र के आगे बिल्कुल लास्ट में मित्र और अतिमित्र के नक्षत्र, आप अपनी किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग को जब भी पोस्टपोन करना हो या कोई जरूरी काम निकलवाना हो, तो कोशिश करिएगा इन दोनों नक्षत्रों में से या संपत के नक्षत्रों में से ही कोई एक नक्षत्र वाला दिन आप चूज कर लें। और ये भी ध्यान रखें कि चंद्रमा आपकी चंद्र राशि से चौथे, छठे, आठवें, 12वें भाव में तो गोचर नहीं कर रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जिन भी दिनों में मित्र, अतिमित्र के नक्षत्र पड़ते हैं, जनरली वो दिन हमारे लिए फ्रूटफुल होते हैं। दूसरों से जिस तरह का हम काम निकलवाना चाहते हैं, हम निकलवाने में काफी हद तक सफल भी होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे हमारी बिगाड़ हो गई है लेकिन हमें उससे फिर भी काम निकलवाना है, उसे साध के चलना है, तो ये जो नक्षत्र होते हैं जिस दिन ये पड़ते हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। संपत के नक्षत्र का भी आप इसमें चुनाव कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए काफी हद तक चीजों को इजी गोइंग बना देते हैं। मान लीजिए आप किसी विवाद के निपटारे के लिए राउंड टेबल मीटिंग करने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था प्रतिहारी में नहीं जाना है, तो जाना किस में है यहाँ पे समझते हैं। तो किसी व्यक्ति से आप कोई फेवर या सपोर्ट लेने जा रहे हैं, या यूं कहिए किसी क्लाइंट से किसी भी प्रकार की मीटिंग करके उससे कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, उससे कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं, अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आप मित्र, अतिमित्र या संपत के नक्षत्रों में मीटिंग करना आपके लिए हर लिहाज से बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र राशि वाला कॉन्सेप्ट है उसके अलावा मैं सलाह दूंगा कि आप स्वर को भी ध्यान से अगर लेकर चले तो बुरा नहीं ऑप्शन होता है। दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी होती है। पहला, नक्षत्रों के हिसाब से हमारे लिए कौन सा नक्षत्र सूटेबल है, और चंद्र राशि से चंद्रमा कौन से राशि में गोचर कर रहा है, कहीं चौथे, छठे, आठवें, 12वें भाव की राशि में तो गोचर नहीं कर रहा है। इन दोनों का सामंजस्य हमारे दिन को अच्छा या बुरा बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस भी दिन फ्यूचर में आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग या बड़ी डील या जरूरी काम या ट्रिप प्लान करनी हो, कहीं फैमिली के साथ पिकनिक पे भी जाना हो, तो बेहतर है कि अपने साथ साथ आपका जो पार्टनर है उसका भी अगर आप सूटेबल नक्षत्र देख लेंगे तो दिन बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है। और ये आपको कहीं से भी मिल जाता है, बहुत सारे कुंडली के ऐप हैं, वेबसाइट हैं, और पास्ट एंड फ्यूचर दोनों का आपको आसानी से इंटरनेट के थ्रू किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। इसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नक्षत्र और चंद्र राशि का गोचर का सामंजस्य हमारी डेली लाइफ स्टाइल रूटीन में जब हम मिला लेते हैं और इसको रेगुलरली हम अपने हर काम में उतार के चलते हैं, तो लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इवेंट, मीटिंग प्लान करने से हमें हर लिहाज से पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक शास्त्रोक्त विद्या है। प्राचीन काल में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी अपनी लाइफ स्टाइल को इसी के हिसाब से प्लान करके चलते थे। मैं खुद इसको यूज करता हूँ। इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि आज हमें कौन से दिन फ्रंट फुट पे खेलना है, कौन से दिन बैक फुट पे रहना है, कहाँ ज़्यादा एक्टिव रहना है, कहाँ ज़्यादा नहीं रहना है, कौन से दिन को हमें कितना ज़्यादा मैक्सिमम इन कैश कर सकते हैं, कौन से दिन हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो थोड़ा सा बच के चलना है। ये सारी चीज़ों को हमारे नौ ग्रह और चंद्र राशि गोचर पूरी तरह से बताने में, हमें गाइड करने में सक्षम होता है। ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मेरे कहने का आशय है कि अगर मान लीजिए आपको नहीं पता आपकी कुंडली क्या है, जन्म का समय नहीं पता, तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है आप बस ये देख लीजिए सारे 9 ग्रह आपके कौन कौन से नक्षत्रों में थे, और जो ग्रह उन नक्षत्रों में आ रहा है जो आपके तारा चक्र के रेड कलर से मार्क किए हुए हैं, तो मान सकते हैं कि जनरली ये ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है।
देखिए वैसे तो कुंडली से एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि चंद्रमा का गोचर जो मैंने बताया ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशन होती है, बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। लेकिन आप अगर एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो, और आपको लंबे समय के बाद तक कोई दिन प्लान करना है, कोई पार्टी भी प्लान करनी है, तो ये सारी चीज़ों को देख करके आप मोटा मोटी ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर उस दिन पर हमारा जो समय है वो हमारे लिए कितना अच्छा होगा और कितना खराब होगा। उसके रिजल्ट काफ़ी हद तक आपको जो है क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप अपने दिन को आसानी से प्लान कर सकते हैं। एक बात और कहूँगा दोस्तों, जिन लोगों के पास अपनी एक्यूरेट प्रॉपर कुंडली होती है, अक्सर उन लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो ग्रह तारा चक्र में हमारे मित्र, अतिमित्र, संपत्ति में है, जो शेम में है, ठीक है, जो साधक में है, उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह जो होते हैं वो पर्टिकुलर हमारी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली D10 या D7 में अगर अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो वो उनके नक्षत्र हमें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। या फिर वो प्लैनेट जो हमारी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है लेकिन उनके नक्षत्र तारा चक्र के यह रेड सर्कल से मार्क करे हुए तीसरे, पांचवें, सातवें नंबर के, मतलब विपद, प्रतिहारी और वध के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो वो प्लैनेट हमारे लिए खराब कैसे होगा। देखिए, कुंडली में जो प्लैनेट की पोजीशन होती है और जो तारा चक्र के नक्षत्रों की पोजीशन होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनको आप आपस में से कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वास्तव में उस समय पे चंद्रमा उस नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है। पर्टिकुलरली वो वो प्लैनेट उस नक्षत्र में गोचर नहीं कर रहा होता है। तो अब हमें यहाँ पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तव में हम दोनों ऐसी चीजों को मिक्स तो नहीं कर रहे जो इनका आपस में कनेक्शन उस तरह का नहीं बना है, क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर है वो हमें चेक करना है, ग्रह का गोचर नहीं चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे हर नक्षत्र की वैसे तो अपनी एक प्रकृति, गुण, धर्म फिक्स होते हैं। कुछ नक्षत्र बहुत शुभ माने गए हैं, मान लीजिए किसी का पुष्य नक्षत्र जैसे बहुत शुभ माना जाता है और उसका जन्म आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में हुआ, जैसे कि इसी चार्ट में आप देख रहे हैं, और पुष्य नक्षत्र आप देखेंगे उसके विपद में आ रहा है, तो क्या ये पुष्य नक्षत्र उसके लिए उतना बेनिफिशियल होगा? क्या उसकी शुभता उतनी उसके लिए होगी? आप ऐसा समझिए कि जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, वैसे हर व्यक्ति के लिए सूटेबल नक्षत्र भी अलग होता है। चंद्रमा की पोजीशन और नक्षत्र का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सामंजस्य इसको पूरी तरह से हमें जो है प्रेडिक्ट करने में, गाइड करने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब है और उसका नक्षत्र आपकी अतिमित्र संपत्ति में आ रहा है, उस नक्षत्र वाले दिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको उसकी दुविधा है। तो इसको जानने के लिए आपको एक चीज समझनी चाहिए कि वास्तव में उस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में है, वो ग्रह शायद किसी और राशि में हो, किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्शन कर रहा हो या किसी और नक्षत्र में हो। ठीक इसी प्रकार से कुछ लोगों का चंद्र राशि को भी लेकर के कंफ्यूजन होता है। जैसे इसी केस में देख लीजिए, अभी यहाँ पर चंद्र राशि का जो टेबल आपने बनाया है उसमें तुला राशि से अष्टम भाव में वृषभ राशि पड़ रही है। अब क्योंकि चंद्रमा की जो उच्च राशि होती है वो वृषभ होती है, तो कुछ लोगों को शायद इस बात का भ्रम हो जाता है ऐसे में कि भाई चंद्रमा वृषभ राशि में कैसे खराब रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, देखिए ग्रह की जो उच्चता है वो अलग रिजल्ट देती है, लेकिन हमारी चंद्र राशि से जो उसका भाव में गोचर है वो अलग तरह के फलित देता है, दोनों में फर्क है। अब इसको आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल रूटीन में अप्लाई करके इसे यूज करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि ये तारा चक्र विद्या किस हद तक हमारी लाइफ को सूटेबल बना सकती है, हमारी लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही इजीली सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है या इससे संबंधित कोई समस्या है या किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस मेरे नीचे दिए हुए नंबर 70524755 पर आप मैसेज करके मेरी टीम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपकी ज्योतिष वास्तु से जुड़ी हुई कोई कंसल्टेशन क्वेरी है या आप अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने आप वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो भी मेरे इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।